मुल्क जन्नत निशा के इतिहास में बहुत अंधेरा वक्त था जब शाह किश्वर के फतहों की बाढ़ बड़े जोर शोर के साथ उस पर आई। सारा देश तबाह हो गया, आज़ादी की इमारतें ढह गई और जान माल के लाले पड़ गए। शाह बामुराद खूब जी तोड़ कर लड़ा, खूब बहादुरी का सबूत दिया और अपने ख़ानदान के 30 लाख सुरमाओं को अपने देश पर चढ़ा दिया। मगर विजेता की पत्थर काट देने वाली तलवार के मुकाबले में उसकी यह मर्दाना जाबाजियाँ बेअसर साबित हुई। मुल्क पर शाह किश्वर कुशा की हुकूमत का सिक्का जम गया और शाह बामुराद अकेला और तन्हा बेयारो मददगार अपना सब कुछ आज़ादी के नाम पर कुर्बान करके एक झोपड़े में ज़िंदगी बसर करने लगा। यह झोपड़ा पहाड़ी इलाकों में था। आसपास जंगली कौमें आबाद थीं और दूर दूर तक पहाड़ों के सिलसिले नज़र आते थे। इस सुनसान जगह में शाह बामुराद मुसीबत के दिन काटने लगा। दुनिया में अब उसका कोई दोस्त भी न था। वह दिन भर आबादी से दूर एक चट्टान पर अपने ख्याल में मस्त बैठा रहता था। लोग समझते थे कि यह कोई ब्रह्म ज्ञान के नशे में चूर सूफी है। शाह बामुराद को यूँ बसर करते एक ज़माना बीत गया और जवानी की विदाई और बुढ़ापे के स्वागत की तैयारियां होने लगी। तब एक रोज़ शाह बामुराद बस्ती के सरदार के पास गया और उससे कहा, मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। उसकी तरफ से पैगाम सुनकर वह अचंभे में आ गया, मगर चूँकि दिल में शाह साहब के कमाल और फ़कीरी में गहरा विश्वास रखता था, पलटकर जवाब न दे सका और अपनी कुंवारी नौजवान बेटी उनको भेंट की। तीसरे साल इस युवती की कामनाओं की वाटिका में एक नौरस पौधा उगा। शाह साहब खुशी के मारे में जामे में फूले न समाए, बच्चे को गोद में उठा लिया और हैरत में डूबी हुई माँ के सामने जोश भरे लहजे में बोले, खुदा का शुक्र है कि मुल्क जन्नत निशा का वारिस पैदा हुआ है। बच्चा बढ़ने लगा। अक्ल और जहानत में, हिम्मत और ताकत में वह अपनी दुगनी उम्र के बच्चों से बढ़कर था। सुबह होते ही गरीब रिंदा बच्चे का बनाव संवार करके और उसे नाश्ता खिलाकर अपने काम धंधे में लग जाती थी और शाह साहब बच्चे की उंगली पकड़कर उसे आबादी से दूर चट्टान पर ले जाते। वहाँ कभी उसे पढ़ाते, कभी हथियार चलाने की मश्क कराते और कभी उसे शाही कायदे समझाते। बच्चा था तो कमसिन, मगर इन बातों में ऐसा जी लगता और ऐसे चाव से लगा रहता गोया उसे अपने वंश का हाल मालूम है। मिजाज भी बादशाहों जैसा था। गांव का एक एक लड़का उसके हुक्म का फरमा बरदार था। माँ उस पर गर्व करती, बाप फूला न समाता और सारे गांव के समझते कि यह शाह साहब के जब तब का असर है। बच्चा मसूद देखते देखते एक 7 साल का नौजवान शहजादा हो गया। देखकर देखने वाले के दिल को एक नशा सा होता था। एक रोज़ शाम का वक्त था। शाह साहब अकेले सैर करने गए और जब लौटे तो उनके सर पर एक जड़ाऊ ताज शोभा दे रहा था। रिंदा उनकी यह हुलिया देखकर सहम गई और मुंह से कुछ न बोल सकी। तब उन्होंने नौजवान मसूद को गले से लगाया। उसी वक्त उसे नहलाया धुलाया और एक चट्टान के तख्त पर बैठाकर दर्द भरे लहजे में बोले, मसूद, मैं आज तुमसे रुखसत होता हूँ और तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। यह उसी मुल्क के जन्नत निशा का ताज है। कोई वह ज़माना था कि यह ताज तुम्हारे बदनसीब बाप के सर पर जेब देता था। अब वह तुम्हें मुबारक हो। रिंदा, प्यारी बीबी, तेरा बदकिस्मत शौहर किसी ज़माने में इस मुल्क का बादशाह था और अब तू उसकी मलिका है। मैंने यह राज तुझसे अब तक छिपाया था, मगर हमारे अलग होने का वक्त बहुत पास है। अब छिपाकर क्या करूं? मसूद, तुम अभी बच्चे हो मगर दिलेर और समझदार हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बूढ़े बाप की आखिरी वसीयत पर ध्यान दोगे और उस पर अमल करने की कोशिश करोगे। यह मुल्क तुम्हारा है, यह ताज तुम्हारा है और यह रियाया तुम्हारी है। तुम इन्हें अपने कब्जे में लाने की मरते दम तक कोशिश करते रहना
और अगर तुम्हारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाए और तुम्हें भी यही बसरो सामानी की मौत नसीब हो तो यही वसीयत तुम अपने बेटे से कर देना और ताज जो उसकी अमानत होगी उसके सुपुर्द करना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। खुदा तुम दोनों को खुशो खुर्रम रखे और तुम्हें मुराद को पहुँचाए। यह कहते कहते शाह साहब की आंखें बंद हो गई। रिंदा दौड़कर उनके पैरों से लिपट गई और मसूद रोने लगा। दूसरे दिन सुबह को गांव के लोग जमा हुए और एक पहाड़ी गुफा की गोद में लाश रख दी। शाह किश्वर कुशा ने आधी सदी तक खूब इंसाफ के साथ राज किया, मगर किश्वर कुशा दोयम ने सिंहासन पर आते ही अपने अक्लमंद बाप के मंत्रियों को एक सिरे से बर्खास्त कर दिया और अपनी मर्जी के मुआफिक नए नए वज़ीर और सलाहकार नियुक्त किए। सल्तनत का काम रोज़ बरोज़ बिगड़ने लगा। सरदारों ने बेइंसाफ़ी के खिलाफ कमर बांधी और हुक्काम रियाया पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। यहाँ तक कि ख़ानदान मुरादिया के एक पुराने नमकखोर ने मौका अच्छा देखकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। आसपास के लोग झंडे के नीचे जमा होने लगे और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ी फ़ौज कायम हो गई। मसूद भी नमकखोर सरदार की फ़ौज में आकर मामूली सिपाही का काम करने लगा। मसूद का अभी यौवन का आरंभ था। दिल में मर्दाना जोश और बाजुओं में शेरों की कुव्वत मौजूद थी। ऐसा लंबा तगड़ा सुंदर नौजवान बहुत कम किसी ने देखा होगा। शेरों के शिकार का उसे इश्क था। दूर दूर तक के जंगल दरिंदों से खाली हो गए। सवेरे से शाम तक उसे शहरों शिकार के सिवा और कोई धंधा न था। लबो लहजा ऐसा दिलकश पाया था कि जिस वक्त मस्ती में आकर कोई कौमी गीत छेड़ देता तो राह चलते मुसाफिरों पहाड़ी औरतों का ठट लग जाता था। कितने ही भोले भाले दिलों पर उसकी मोहिनी सूरत नक्श थी। कितनी ही आंखें उसे देखने को तरसती और कितनी ही जानें उसकी मोहब्बत की आग में घुलती थी। मगर मसूद पर अभी तक किसी का जादू न चला था। हाँ, अगर उसे मोहब्बत थी तो अपनी आबदार शमशीर से, जो उसने बाप से विरसे में पाई थी। इस तेग को वह जान से ज़्यादा प्यार करता था। बेचारा खुद नंगे बदन रहता, मगर उसके लिए तरह तरह के मियान बनवाए थे। उसे एक पल के लिए भी अपने पहलू से अलग न करता था। सच है, दिलेर सिपाही की तलवार उसकी निगाहों में दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा प्यारी होती है, खासकर वह आबदार खंजर जिसका जौहर बहुत से मौक़ों पर परखा जा चुका हो। इसी तेग से मसूद ने कितने ही जंगली दरिंदों को मारा था, कितने ही लुटेरों और डाकुओं को मौत का मज़ा चखाया था, और उसे पूरा यकीन था यही तलवार किसी दिन किश्वर कुशा दोयम के सर पर चमकेगी और उसकी शहरग की खून से अपनी ज़बान तर करेगी। एक रोज़ वह एक शेर का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया। धूप सख्त थी, भूख और प्यास से जी बेताब हुआ, मगर वहाँ न कोई सेवे का दरख्त नज़र आया, न कोई बहता हुआ पानी का सोता जिससे भूख और प्यास की आग बुझाता। हैरान और परेशान खड़ा था कि सामने से एक चांद जैसी सुंदर युवती हाथ में बर्छी लिए और बिजली की तरह तेज घोड़े पर सवार आती हुई दिखाई दी। पसीने की मोती जैसी बूंदें उसके माथे पर झलक रही थी और अंबर की सुगंध में बसे हुए बाल दोनों कंधों पर एक बेतकल्लुफ़ी से बिखरे हुए थे। दोनों की निगाहें चार हुई और मसूद का दिल हाथ से जाता रहा। उस गरीब ने आज तक दुनिया को जला डालने वाला ऐसा हुस्न न देखा था। उसके ऊपर एक सख्ता सा छा गया। यह जवान औरत उस जंगल में मलिका शेर अफगन के नाम से मशहूर थी। मलिका ने मसूद को देखकर घोड़े की बाग खींच ली और गर्म लहजे में बोली, क्या तू वही नौजवान है जो मेरे इलाके के शेरों का शिकार किया करता है? बतला, तेरी इस गुस्ताखी की क्या सजा दूँ? यह सुनते ही मसूद की आंखें लाल हो गई और बरबस हाथ तलवार की मोट पर जा पहुंचा, मगर जब्त करके बोला, इस सवाल का जवाब मैं खूब देता अगर आपके बजाय यह किसी दिलेर मर्द की ज़बान से निकला होता। इन शब्दों ने मलिका के गुस्से की आग को और भी भड़का दिया। उसने घोड़े को चमकाया और बर्छी उछालती सर पर आ पहुंची और वार पर वार करना शुरू किए।
मसूद के हाथ पांव बेहद थकान से चूर हो रहे थे और मलिका शेर अफगान बर्छी चलाने की कला में बेजोड़ थी। उसने चरखे पर चरखे लगाए, यहाँ तक कि मसूद घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। उसने अब तक मलिका के वारों को काटने के सिवाय खुद एक हाथ भी न चलाया था। मलिका घोड़े से कूदी और रुमाल फाड़कर मसूद के जख्मों पर बांधने लगी। ऐसा दिलेर और गैरतमंद जवां मर्द उसकी नज़र से आज तक न गुजरा था। वह उसे बहुत आराम से उठवाकर अपने खेमे में लाई और पूरे 2 हफ्ते तक उसकी परिचर्या करने लगी, यहाँ तक कि घाव भर गया और मसूद का चेहरा फिर पूरनमासी की चांद की तरह चमकने लगा। मगर हसरत यह थी कि अब मलिका ने उसके पास आना जाना छोड़ दिया था। एक रोज़ मलिका शेर अफगान ने मसूद को दरबार में बुलाया और यह बोली, ए घमंडी नौजवान, खुदा का शुक्र है कि तू मेरी बर्छी की चोट से अच्छा हो गया। अब मेरे इलाके से जा, तेरे गुस्ताखी माफ़ करती हूँ, मगर आइंदा मेरे इलाके में शिकार के लिए आने की हिम्मत न करना। फ़िलहाल ताकीद के तौर पर तेरी तलवार छीन ली जाएगी ताकि तू घमंड के नशे में चूर होकर फिर इधर कदम बढ़ाने की हिम्मत ना करे। मसूद ने नंगी तलवार मियान से खींच ली और कड़क कर बोला, जब तक मेरे दम में दम है कोई यह तलवार मुझसे नहीं ले सकता। यह सुनते ही एक देव जैसा लंबा तगड़ा हैकल पहलवान ललकार कर आगे बढ़ा और मसूद की कलाई पर तेगे का तुला हुआ हाथ चलाया। मसूद ने वार खाली दिया और संभल कर तेगे का वार किया तो पहलवान की गर्दन की पट्टी तक बाकी न रही। यह कैफियत देखते ही मलिका की आंखों से चिंगारियां उड़ने लगी। भयानक गुस्से के स्वर में बोली, खबरदार, यह शख्स यहाँ से जिंदा न जाने पावे। चारों तरफ से आजमाए हुए मजबूत सिपाही पिल पड़े और मसूद पर तलवारों और बर्छियों की बौछार पड़ने लगी। मसूद का जिस्म जख्मों से छलनी हो गया, खून के फव्वारे जारी थे और खून की प्यासी तलवारें जबान खोल उसकी तरफ लपकती थी और उसका खून चाटकर अपनी प्यास बुझा लेती थी। कितनी ही तलवारें उसकी ढाल से टकराकर टूट गई, कितने ही बहादुर सिपाही जख्मी होकर तड़पने लगे और कितने ही इस दुनिया से सिधार गए। मगर मसूद के हाथ में वह आबदार शमशीर ज्यों की त्यों बिजली की तरह कौंधती रही और सुथराव करती रही। यहाँ तक कि इस फन के कमाल को समझने वाली मलिका ने खुद उसकी तारीफ का नारा बुलंद किया और उसके तेगों को चूम कर बोली, मसूद, तू बहादुरी के समुंदर का मगर है। शेरों के शिकार में वक्त बर्बाद मत कर। दुनिया में शिकार के अलावा और भी ऐसे मौके हैं जहां तू अपनी आबदार तेग का जौहर दिखा सकता है। जा और मुल्क व कौम की खिदमत कर। सैरो शिकार हम जैसी औरतों के लिए छोड़ दे। मसूद के दिल ने गुदगुदाया। प्यार की बानी ज़बान तक आई मगर बाहर निकल न सकी और उसी वक्त वह अपने दिल में किसी की पलकों की टीस लिए हुए 3 हफ्ते के बाद अपनी बेकरार माँ के कदमों पर जा गिरा। नमकखोर सरदार की फौज बड़ी होती जा रही थी। पहली ही लड़ाई में 24 किले जीत चुका था। नमकखोर ने अपने जांबाज सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए इनाम में सोने के तमगे मंगाए और सबसे पहला नाम मसूद को पुकारा। पूरी फौज मसूद पर नाज कर रही थी क्योंकि जंग मैदान में मसूद की तलवार के आगे सबकी तलवारें फीकी पड़ गई थी। आला अफसरों को यह देखकर दिल में आग लगी हुई थी। वे मसूद को नीचे गिराना चाह रहे थे। तभी किश्वर कुशा द्वितीय ने नमकखोर को धूल चटाने के लिए मीर शुजा को सेनापति बनाया, जिससे नमकखोर घबरा गया। कहा कि हम किलेबंद हो जाएंगे, मीर शुजा से युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन तभी मसूद ने कहा कि नहीं, हम युद्ध करेंगे, किलेबंदी नहीं बनेंगे। नमकखोर मान गया। 3 घंटे तक बला का शोर मचा रहा और अंत में मीर शुजा का अंत मसूद की तलवार से हुआ। मसूद वहाँ से मस्कत अपने दोस्तों के साथ गया, लेकिन होश आया तो मलिका शेर अफगान के पास था। दूसरी तरफ मसूद से जलने वालों ने नमकखोर के कान भरे और नमकखोर ने मसूद से उसकी जान से प्यारी वस्तु तलवार रख ली। होशियार मसूद ने भी मान लिया क्योंकि अक्लमंदी उसी में थी। मसूद ने फ़कीरों का भेष धारण किया
और जंग के नारों के बजाय फ़कीरों की सदा बुलंद की। अपना नाम शेख मखमूर दिया। वह धूमी रमाकर न बैठा, घूम घूम कर प्रचार करने लगा। खुफिया काम भी करता। नमकखोर की 3 बार जान बचाई, जो शेख मखमूर का ही काम था। मिनकात का मुश्किल किला भी शेख मखमूर की करामात से जीता गया। किश्वर कुशा द्वितीय को खबर मिली कि मीर शुजा मारा गया तो वह घबरा गया, चिंतित हुआ। अपने मंत्रियों सैनिकों को ललकार लगाई। उसकी ललकार आखिरकार किश्वर कुशा के बूढ़े चाचा पुरत तदबीर ने चुनौती स्वीकार की और जंग की तैयारी में लग गया। सरदार नमकखोर घबरा गया जब सुना कि पुरत तदबीर की सेना कूच कर चुकी है। घबरा कर वापस लौटने का इरादा करने लगा। तभी शेख मखमूर ने उसे याद दिलाया कि तूने मुल्क को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया है, सच्चाई की और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारी बहादुरी का इनाम खुदा के दरबार में मिलेगा। अपनी तलवार मजबूत पकड़ो और आगे बढ़ो। दोनों ओर की सेना मजबूत थी, पहाड़ों के समान डटी रही। रात भर युद्ध होता रहा। पाँव फटने पर सरदारी फौज जीत का झंडा उठाए राजधानी की तरफ बढ़ी। जीत की लहर पूरे शहर में फैल गई। सभी खुशी से झूम उठे। लोग शेख मखमूर के पैरों की धूल माथे लगाते और नमकखोर के पैरों पर खुशी के आंसू बहाते थे। बरसों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि फ़कीरी चोला उतार फेंकूं, मगर उसने देखा कि हर कोई मलिका शेर अफगन को इसका श्रेय दे रहा है, तो वह चुप रह गया और बरसों से बादशाह बनने का स्वप्न था उसे अपने ही हाथों तोड़ दिया, क्योंकि अगर वह अपना दावा करता तो अफगन का दावा ख़त्म हो जाता। प्यार में लुट चुका था। अफगन और मसूद ने प्रेम का इजहार किया। इधर मलिका शेर अफगन को गद्दी पर बैठे 1 साल हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि इस बड़े काम में उसका प्यारा शौहर, जो अब भी शेख मखमूर ही है, इसका सलाहकार और मददगार जो है। रात के वक्त शाही दरबार सजा हुआ था। वहीं खबर आई कि मलिका तख्त एक बूढ़ी गरीब औरत बाहर खड़ी है और वह कुछ कहना चाहती है आपसे। उसे दरबार में बुलाया गया। उसने अपने पिटारे में से एक जड़ाऊ ताज निकाला और कहा कि इसे तुम लोग ले लो, अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। मियाँ ने मरते मरते मसूद को देकर कहा था कि इसके मालिक तुम हो, मगर अपने जिगर के टुकड़े मसूद को कहाँ कहाँ ढूंढ लिया। रोते रोते अंधी हो गई हूँ। सारी दुनिया की खाक छान ली, कहीं उसका पता नहीं। मैं जीकर क्या करूँगी? जिसका जी चाहे यह ताज ले लो। दरबार में सन्नाटा छा गया। यकायक मसूद उठा और बुढ़िया के पैरों में गिर पड़ा। रिंदा अपने बच्चे को पहचान गई, छाती से लगा लिया और ताज पहनाकर बोली, साहबो, यही मेरा बेटा और शाह बामुराद का बेटा है। तुम लोग इसकी प्रजा हो। यह ताज इसका है, यह मुल्क इसका है। आज से अपने मुल्क का बादशाह और अपनी प्रजा का नौकर है। दरबारियों ने मसूद को उठाकर मलिका अफगन के साथ तख्त पर बिठा दिया। भेंट दी जाने लगी, सलामियाँ दगने लगी, गीत और बाजे बजने लगे। मगर जोश की खुशी कुछ कम हुई तो देखा कि रिंदा मर गई थी। आरजुओं के पूरा होते ही जान निकल गई। गोया आरजुएं रूह बनकर मिट्टी के तन को जिंदा रखे हुए थी। श्रोताओं से गुजारिश है कि शोज़े वतन की इस कहानी शेख मखमूर को सुनने के बाद क्या आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि इस कहानी को किसी कारण से या ऐसा कोई भी घटना लगती है जिसके कारण से इस कहानी को या कहानी संग्रह शोज़े वतन को विद्रोही करार देना चाहिए और इतनी त्रासदी दी गई कि नवाब राय को अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रखना पड़ा? क्या कुछ है इस कहानी में ऐसा? ज़रूर बताइए, आपके विचारों का स्वागत है।